तो आज हम भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और आपको हम भारतीय जो इतिहास है वो बहुत ही एक रोचक तरीके से बताएंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से, जो कि आने वाले एग्ज़ाम बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और इसके अलावा जैसे कि अभी हमारा सीटेट का सोशल साइंस का सेक्शन है और एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, इनमें भी ये काम आएगा। मैं हरि द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासन काल में भारत आया था। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चीन के तीन यात्री थे जो भारत आए, उनमें से पहला है फाहियान, दूसरा है वैनसांग, तीसरा है इत्सिंग। और जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आएंगे, वैनसांग जो है वो हर्षवर्धन के समय आएंगे और वैनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी प्राप्त करेंगे। 630 में आएंगे, 642 में जाएंगे यहाँ से चीन वापस और 12 साल रहे। और उस दौरान यदि उनके बारे में कहा जाए तो उनके बाद एक व्यक्ति हुईली हैं, उन्होंने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी और उन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तो अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि कालिदास की जो किस कृति को विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में एक तरीके से उसकी गिनती होती है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। जो कालिदास हैं वो किस वंश के समय के हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के। और उस समय किस वंश का शासन था? वो था गुप्त वंश। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे अधिक प्रसिद्ध था। अब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है गुप्त वंश के शासक हैं और इनके दरबार में नवरत्न थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि नवरत्न किसके दरबार में? तो विक्रमादित्य के दरबार में। अष्ट दिग्गज किसके दरबार में? तो कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज हो जाएंगे। अष्ट प्रधान किसके दरबार में? तो इसका हो जाएगा शिवाजी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो प्रसिद्ध नवरत्न थे वो थे कालिदास। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा जाता है? अब जैसे इनका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय है, लेकिन इनको हम कह रहे हैं विक्रमादित्य। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने जो उज्जैन के शासक थे उन पे विजय प्राप्त की, इस वजह से इन्हें हम विक्रमादित्य कहते हैं। मतलब जिसका विक्रम आदित्य के समान है, सूर्य के समान है। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, साहित्य व कला का महान केंद्र, तो इनके काल में इसका जो केंद्र होगा वो हो जाएगा उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उनके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? तो हो गया था पश्चिमी समुद्र तट तक। और इसी से हमें एक तरीके से यह जानकारी मिलती है कि गुजरात में इन्होंने एक झील बनवाई थी। इनके जो एक सामंत थे रुद्रदामन, और उसके बाद में अन्य वंश के शासकों ने उसका उद्धार, एक तरीके से पुनरुद्धार करवाया और उसको क्या किया, जब वो उसमें गाद वगैरह भर गई तो उसको सही से फिर से ठीक करवाया। अब अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने प्रशंसा की थी। तो इलाहाबाद के प्रयाग में प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख मिलता है जिसमें हरिसेन ने प्रशंसा की किसकी? समुद्रगुप्त की, और इसी वजह से इसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। तो सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या होगा? इलाहाबाद का स्तंभ लेख। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी जितनी भी विजय हैं उसका उल्लेख है। और समुद्रगुप्त को हम भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने की। अब आगे जैसे देखें तो किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन सा ऐसा वंश है जिसको हम स्वर्ण युग कह रहे हैं? तो वो हो जाएगा गुप्त वंश। अब भारतीय इतिहास की यदि हम शुरुआत करें तो भारत में कौन से, यानी सबसे पहले आएगा प्रागैतिहासिक काल, जब मनुष्य के पास क्या है? रोटी कपड़ा मकान के लिए वो प्रकृति पे आश्रित है।
तो उसमें वो क्या करेगा, जो पत्थर के हथियार होंगे उनसे अपना शिकार करेगा। तो प्रागैतिहासिक काल जो डिवाइड हो जाएगा वो 3 भाग में हो जाएगा, पुरापाषाण काल, नवपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। उसके बाद में क्या होगा कि कुछ छोटी छोटी धातुएं आएंगे, जैसे तांबा आया, इनको मिला के एक नई धातु बनाई जाएगी जिसे कांसा कहा जाएगा, और एक सभ्यता बनेगी जिसे हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में जो इस सभ्यता का पतन हो जाएगा, उसके बाद एक नया युग आएगा जो ग्रामीण संस्कृत की ओर ज़्यादा वो करेगा, उसको हम कहेंगे वैदिक काल। वैदिक काल में पहला जो पीरियड होगा वो होगा ऋग्वैदिक काल का, दूसरा होगा जो उत्तर वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल जो है उसमें जो तांबा है या जो कांस्य धातुएं हैं वो प्रचलित रहेंगी, क्योंकि जो लोहा है वो सर्वप्रथम पाया जाएगा कब, 1000 BC के आसपास, जिसे हम सर्वप्रथम अगर ग्रंथों में देखें तो अथर्ववेद में पाएंगे, और उसमें से श्याम अयस कहा जाएगा। और तब से लोहे के जो औजार हैं या लोहे की चीजें हैं जो वो पाई जाएंगी। उसके बाद में यदि हम देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होगा कि छोटे छोटे जो 16 महाजनपद हैं इनका उदय होगा, और इनमें से आगे चलकर एक प्रसिद्ध महाजनपद जो मगध है वो अपनी शक्ति स्थापित करेगा। और उसके जो नंद वंश है, नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके भारत पर शासन स्थापित करेगा कौन, मौर्य वंश, जिसके जो प्रधानमंत्री हैं थे उस समय वो चाणक्य थे। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे छोटे छोटे राज्य बनेंगे, सामंती युग स्थापित हो जाएगा। फिर भारत की जो विद्या है, संस्कृति है, कला है, इसमें एक नया विकास जो होगा वो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगा गुप्त काल में। इसी वजह से हम गुप्त काल को क्या कहेंगे, भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहेंगे। अब गुप्त संवत की स्थापना किसने की, तो गुप्त संवत स्थापित किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। और अगला जो प्रश्न है वो ये है कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा, तो अवंती के राजा जो चंड प्रघोत है उनको जब पीलिया रोग हो जाएगा तो उनके इलाज के लिए बिंबिसार जो मगध का शासक है वो क्या करेगा, अपने राजवैद्य जीवक को भेज देगा। अब भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था, तो इसमें हो जाएगा भारत पर आक्रमण जो करने वाला पहला विदेशी है वो कौन होगा, साइरस होगा। और ये कहाँ से रिलेटेड होगा, तो ये यूनानी, जैसे यूनानियों ने आक्रमण किया, ईरानियों ने आक्रमण किया, फिर अरब के लोग आए, तो इस तरीके से उन आक्रमणकारियों में शामिल रहेगा। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वो सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार, तो ये कहाँ से मिले, मोहनजोदड़ो से हमें महान स्नानागार मिला। अब पिग्गट महोदय के बारे में यदि बात करें तो उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा सिंधु सभ्यता की। लोथल से हमें क्या मिलेगा, लोथल से हमें जो आज का डॉकयार्ड होता है या एक तरीके से आज का बंदरगाह नगर होता है वो चीज मिली। और कालीबंगा से हमें क्या मिला, जूते हुए खेत। अब अगले प्रश्न की ओर चलें तो अगला प्रश्न है कि शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की, तो वो कौन था, सिद्धार्थ। और इन्होंने कौन से धर्म की स्थापना की, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था। 6 वर्ष की तपस्या या भ्रमण के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो एक तरीके से बोध गया में प्राप्त हुआ। और इन्होंने जो सर्वप्रथम प्रवचन दिया था वो, जिसे हम आज सारनाथ कहते हैं, जो बनारस में है, तो वहां पे इन्होंने सर्वप्रथम 5 व्यक्तियों को अपना प्रवचन दिया। अब हम आगे चर्चा करें तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये अगला प्रश्न है। तो ये हुआ था 623 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है, कपिलवस्तु में। अगले प्रश्न की ओर आइए चलते हैं, तो वो है हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण है। तो सबसे पहला इसमें दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों यानी जो दूसरी जातियां हैं उनका आक्रमण। तो चूंकि हम इस सभ्यता के जो लिपि है वो नहीं पढ़ सके हैं, इस वजह से हमें जितनी भी जानकारी मिलती है वो या तो प्रागैतिहासिक स्रोतों पर निर्भर है, या फिर हम क्या करते हैं, उन स्रोतों के अलावा जो हमारे अनुमान है कि हाँ ऐसा हुआ होगा,
तो उसके आधार पे तो इस तरीके से हम ये मानते हैं कि इसमें इसकी विलुप्ति के सभी कारण थे, जिसमें से बाढ़ का आना हो सकता है, दूसरी जातियों का आक्रमण हो सकता है, और वहाँ की जो भूमि है उसकी उर्वरता धीरे धीरे कम हो गई होगी, ये भी हो सकता है। अब अगला प्रश्न है कि कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो ये है राजस्थान में। अब 19वां प्रश्न ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक मातृ देवी की मूर्ति मिलती है, जिसके आधार पे हम ये कहते हैं कि यहाँ का जो समाज है, सोसाइटी है, वो मातृ प्रधान थी, और यहाँ पे किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। अब हड़प्पा सभ्यता के जो औजार हैं और अस्त्र हैं वो किससे बनाए जाते थे? तो ये होते थे किस चीज के? तांबा के, टिन के और कांसे के, यानी तांबा, टिन और कांसे के औजार होते थे। और इस तरीके से हम सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता या कांस्य युग भी कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है गुप्त वंश के महान शासक, जो मौर्य वंश के जो महान शासक हैं अशोक के बारे में, और उसमें यह है कि अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तो वो है किसकी? तीवर की। और अशोक एक ऐसा शासक है जिसने जो भेरी घोष है, भेरी घोष की नीति को त्याग करके कौन सी नीति अपनाई? धम्म घोष, अर्थात युद्ध जो नीति थी उसको त्याग दिया, और जो बौद्ध धर्म है उसको एक तरीके से अपना के उसके द्वारा लोगों के बीच सद्भावना फैलाने की कोशिश की। एक तरीके से हम अशोक को, अकबर को और महात्मा गांधी को, इन तीनों लोगों को प्राचीन काल में, मध्यकाल में और आधुनिक काल में इनका कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि ये उस काल के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले ये चीज समझी कि लोगों को सद्भावना के द्वारा ही उनका विकास किया जा सकता है, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई? तो ये कौन सी लिपि थी? प्राकृत लिपि थी। और ये कहाँ पे हुई थी? तो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। अब पाली लिपि जो है वो, उसमें किसकी रचना होगी? वो होगी बौद्ध ग्रंथ की। और ये पाली लिपि जो संबंधित है वो कहाँ से है? बिहार से। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें कौन सा पहला धातु था? तो वैदिक काल में सबसे पहले, वैदिक काल में दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा ऋग वैदिक काल, एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो मनुष्य है वो जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में धातु चली आ रही थी, तांबा या कांसा, उसका प्रयोग करेगा। और आगे जाकर अथर्ववेद में, अथर्ववेद में क्या? श्याम अयस के बारे में चर्चा होगी, जिसे हम कहते हैं लोहा। तो वैदिक काल में सबसे पहली धातु जो प्रयोग हुई वो कौन थी? तांबा थी। अगला प्रश्न जो हमारा है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है कि सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किसमें उल्लिखित है? तो ये जो है वो ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में कौन सा मंत्र? ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र, जिसको हम सवित्र देवता या सूर्य देवता के लिए समर्पित मानते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि वैदिक कालीन नदी परुष्णी, जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका जो परुष्णी का आधुनिक नाम है वो है रावी नदी। और इसी पे भरत जन के राजा जो सुदास थे उनका और 10 जनों के राजाओं के जो सम्मिलित सेना थी उसके बीच युद्ध हुआ, और एक सेना के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ, और एक के थे विश्वामित्र। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भरत जन है उसके राजा की विजय होगी, और उसका उस नदी के किनारे जो युद्ध हुआ उसे कहते हैं परुष्णी नदी के किनारे का युद्ध, या एक तरीके से दशराग्य युद्ध। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरफ से 10 राजा हैं, और ये युद्ध हुआ था रावी नदी के तट पे। तो इस तरीके से आज हमने 25 प्रश्न उत्तर के माध्यम से जो भारतीय इतिहास में आने वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा की। धन्यवाद।